Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 18 फरवरी 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है। माली को बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि दुनिया के अंदर जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो कौन से कंट्री के कोस्ट पर आपको देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए बोलता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी घाना या फिर ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। इसका करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये हमारा पेज नंबर 1 है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे, सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेते हैं आज हम अपना सबसे पहला आर्टिकल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। बात की गई है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी है और उस स्पीच के अंदर इंडिया और इजराइल का क्रिटिसिज्म कर दिया, इंडिया इजराइल की आलोचना कर दी है। उसके रिस्पॉन्स में भारत ने क्या बोला है मैं आप लोग को वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले तो आप लोग यहाँ पर देखोगे जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है ली सैंग लूंग करके ये नाम देखने को मिलेगा। ये बराबर में आपको इनका पिक्चर देखने को मिलेगा। इन्होंने अपने पार्लियामेंट में बोला कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी शुरुआत बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हुई थी, लेकिन आज के टाइम पर उनकी हालत काफ़ी बेकार हो चुकी है। जैसे आप लोग देख पाओगे इन्होंने एग्जाम्पल लिया इंडिया का, फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया इजराइल का। अब बोला क्या इन्होंने एक्चुअली में, तो इंडिया के लिए इन्होंने बोला कि जब इंडिया की शुरुआत हुई थी तो नेहरू जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने तो कंट्री एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। लेकिन आज के टाइम पर जो ये कंट्री है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के अंदर आधे से ज़्यादा जो एमपीज़ हैं लोकसभा के अंदर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहाँ पर ये बोला, देख पाओगे अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर यह बताया है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एमपीज़ इन लोकसभा हैव क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग अगेंस्ट दैम। मतलब जो आधे एमपीज़ हैं हमारे लोकसभा के अंदर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ठीक है, रेप के चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस देखने को मिलेंगे, ऐसा इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और यही बिल्कुल सेम स्टैंड इसराइल के खिलाफ भी दिया है, क्योंकि आपको पता होगा इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, उनकी वाइफ, उनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस लगे पड़े हैं, ठीक है, उनका केस चल ही रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने इसराइल को भी टारगेट किया। तो अब क्या हुआ, ये सारी बातें जब हो गई हैं तो उसका रिस्पांस में हमारी सरकार ने बोला है कि देखो ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है, हम लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, खासकर इनकी ये सारी बातों को, ठीक है। अब देखो इस आर्टिकल को ना थोड़ा सा मैं और ज़्यादा क्लैरिफाई कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे लोग के कमेंट आ सकते हैं, वो लोग बहुत सारे लोग बोलोगे भी कि बिल्कुल ऐसा तो हकीकत है, एमपीज़ के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं ना। बिल्कुल देखो यहाँ पर मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ, इंडिया के अंदर बहुत सारे एमपीज़ हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस देखने को मिलेंगे, पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है हाफ ऑफ इंडियाज़ एमपीज़, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल डेटा देखें तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो, वो 28 से लेकर 29% तक का आ रहा है। 28 से 29% एमपीज़ के ऊपर ये क्रिमिनल चार्जेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने बताया ये बिल्कुल इनकरेक्ट बताया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब इसका असर काफ़ी बुरा भी हो सकता है, जैसे उन्होंने आलोचना करी है ना, जिसकी उसकी वजह से
इंडिया और सिंगापुर के जो रिलेशंस है वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पर जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा होता है इंडिया सिंगापुर के बीच में, तो आप लोगों को इसके बारे में भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद अब देखो इस आर्टिकल को ना हम लोग अपने एग्जामिनेशन से और ज़्यादा एक्सटेंड करके रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक जो करंट न्यूज़ में है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो बात छेड़ी है कि हाँ जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो इस आर्टिकल को आप लोग एक जगह से और रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिए हैं, जो फैक्ट्स दिए हैं, ये काफ़ी हद तक करेक्ट नहीं है, आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन क्या करेक्ट हो सकता है, तो इसको लेकर रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी जो आप लोगों को बताता हूँ। तो इस आर्टिकल को आपने जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से तो रिलेट करा ही है, साथ ही साथ आप लोग इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हो। अब मैं आप लोग को इस आर्टिकल से हटकर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो ये है कि एग्जैक्टली अगर हम बात करें जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो होता क्या है, कि अगर हम बात करें, अगर चलो भारत का एग्जाम्पल है, तो भारत के अंदर अभी तक कितने एमपी है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, प्लस उसके पीछे के कारण क्या देखने को मिलते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक से हटकर अलग से मैंने ऐड कर दिया इसी के अंदर, ताकि आप लोगों का रिविजन भी हो जाए, क्योंकि इस आर्टिकल को हमने काफ़ी लंबे समय पहले डिस्कस किया था अपने द हिंदू के वीडियो में। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ ये न्यूज़ में था रिसेंटली, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि एक डेटा आया है एमिकस क्यूरे के थ्रू, यहाँ पर डेटा कंपाइल किया गया और इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि टोटल 4984 क्रिमिनल केसेस आपको देखने को मिलेंगे लेजिस्लेटर्स के ऊपर। ये क्रिमिनल केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये डेटा कब तक का है, ये डेटा है 1 दिसंबर 2021 तक का। 1 दिसंबर 2021 तक इतने सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ऐसा रिसेंटली एक डेटा आया था। ये डेटा कंपाइल किया था किसने, एमिकस क्यूरे ने। एमिकस क्यूरे कौन होता है, तो एमिकस क्यूरे एक तीसरा व्यक्ति होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कह सकते हो। मान लो यहाँ पर एक केस चल रहा है, इधर पार्टी ए है और इधर पार्टी बी है, तो इनके बीच में यहाँ पर एक और आ जाता है एमिकस क्यूरे, जो कि यहाँ पर अपनी कुछ बातें यहाँ पर रख सकता है आगे, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एमिकस क्यूरे जो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर हुआ। और जो भी यहाँ पर बातें बताई गई कि भाई 1 दिसंबर तक इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं हमारे लेजिस्लेटर्स के ऊपर, तो ये यहाँ पर बताया गया, अगर हम डेटा देखें तो लगातार चार्जेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब क्रिमिनल केसेस लगातार इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं इन पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, पहले तो हम समझेंगे आखिरकार ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है क्या है। देखो सिंपल सा मतलब है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने क्राइम किया हुआ है कोई, और क्राइम किया हुआ है तो डेफिनेटली उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, या फिर ऐसे कह सकते हो, ठीक है। कुछ यहाँ पर लोग जिन्होंने यहाँ पर क्राइम किया है वो लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा ले लेते हैं, वो लोग यहाँ पर पॉलिटिशियन बन जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। और इसमें मतलब एक लिंक देखने को मिलता है पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल के बीच में, तो इसी को हम लोग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में भी आ रहा होगा कि चलो अगर कोई एमपी है भी, ठीक है, कोई भी यहाँ पर व्यक्ति है जिसके ऊपर, कोई भी पॉलिटिशियन है जिसके ऊपर ये क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। चलो मैं इसका आंसर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करें डिस्क्वालिफिकेशन के, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि कैसे हम लोग डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एक व्यक्ति को, बट फिर भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस एक जगह पर मेंशन्ड है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर बताया गया। इन्होंने मेंशन किया है कि बिल्कुल हम लोग डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हैं लेकिन कुछ समय के लिए। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 ये बोलता है कि एक व्यक्ति, एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, अब जिसके ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ चार्जेस लगे, अब वो जेल काट के आया है, ठीक है, 2 साल की जेल काटी उसने, तो 2 साल की जेल काटने के बाद जब वो निकल कर आया तो बोला गया उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये लगेंगे कि जब ये जेल काट के निकलेगा तो 6 साल तक, आने वाले 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर किसी भी ऐसे मतलब कि ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं या फिर पेंडिंग पड़े हुए हैं, कार्रवाई चल रही है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। तो हमारे संविधान में अगर हम बात करें तो कोई भी प्रॉपर चीज़ें नहीं मेंशन्ड है इस क्रिमिनलाइजेशन को कम करने के लिए, या फिर किसी पॉलिटिशियन ने क्राइम किया है उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। देन उसके बाद बात करें, ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिशियंस लगातार क्राइम कर रहे हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे पड़े हैं, इसके पीछे कारण क्या है। बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। देखो बहुत सारे कानून हैं, हमारे कोर्ट जजमेंट्स हैं,
उनकी भी मतलब काफ़ी हद तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनको एक तरीके से हम लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉपर लॉज वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इसको लेकर काम करें। प्लस यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि मसल और मनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। अपना पैसा इस्तेमाल करने के बाद इलेक्शन के अंदर खड़े हो जाते हैं, अपने खुद के इलेक्शन को फाइनेंस कर क्योंकि क्षमता होती है पैसे खर्च करने की, तो अपने खुद के इलेक्शन में यहाँ पर अपने ऊपर पैसा खर्च करके वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। अब क्या होगा, इलेक्शन में खड़े हो गए तो इसकी वजह से यहाँ पर एक व्यक्ति मान लो ये सही है, ठीक है, जिसके ऊपर ये चार्जेस नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यहाँ पर पॉलिटिशियन जिसने यहाँ पर पैसे वगैरह लगाकर वो खड़ा हो चुका है, अब इसके ऊपर यहाँ पर चार्जेस वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओपोजिशन में आपको ये व्यक्ति देखने को मिल जाता है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो वोटर्स हैं, वोटर्स के पास कोई ऑप्शन बनता नहीं है। यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिंग कैंडिडेट है वो यहाँ पर ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये रीजंस हो गए जिसकी वजह से मैंने आपको बताया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स लगातार देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका असर क्या होगा। देखो बहुत गंदा असर पड़ सकता है अगर हम बात करें ऐसे पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, इनकी वजह से पहला सबसे बुरा असर क्या पड़ेगा, ये बेसिकली हमारे फ्री और फेयर इलेक्शन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। मतलब कि क्योंकि देखो हम लोग बात करते हैं जो हमारे इलेक्शंस होते हैं कंट्री के अंदर, उसको हम लोग फ्री और फेयर करवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है यहाँ पर अगर ऐसा देखने को मिलेगा, अगर एक ऐसे क्रिमिनल चार्जेस वाले पॉलिटिशियंस को यहाँ पर इलेक्शन के अंदर खड़ा होने दिया जाएगा, वो अगर इलेक्शन को लड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये फ्री और फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट में, ये इसके एथोस के अगेंस्ट में ये बातें चले जाती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बताया गया दूसरा यहाँ पर सबसे बुरा असर पड़ेगा, जो गुड गवर्नेंस है वो अफेक्ट होगा। क्यों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या नजर आएगी पता है, जो ज़्यादातर लॉ ब्रेकर हैं वही लॉ मेकर बन जाएंगे। इसका मतलब खुद पॉलिटिशियन है जिन्होंने क्राइम कर रखा है, खुद कानून तोड़ रखे हैं उन्होंने, और वही बैठ के फिर कानून बनाने लगेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। इससे भी अगेन यहाँ पर जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारे कंट्री के अंदर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब उसके ऊपर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक और देखने को मिलेगा, जो पीपल का फेथ है, मतलब लोगों का भरोसा है डेमोक्रेसी के ऊपर एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के तौर पर, तो इसके ऊपर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर ऐसा क्रिमिनलाइजेशन रहेगा तो इससे डेफिनेटली एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के यूथ के ऊपर। एग्जैक्टली आप देख पाओगे हम लोग की कंट्री के अंदर यूथ पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा ही है, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है ये पूरा टॉपिक। मैंने आप लोगों को एक टॉपिक के साथ आपका दूसरा टॉपिक भी कवर करवा दिया है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको लेकर क्वेश्चन प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बन सकते, तो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद चाहो तो आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है कि ग्रोइंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटी इज अ थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस कर सकते हो उसको, तो अगर अच्छी बात अगर डिस्कस कर सकते हो 250 वर्ड में लिखने की कोशिश करना कि जो क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे संविधान के लिए कैसे एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। ओके, अब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। हम लोगों ने टारगेट रखा है 5K से लेकर 6K का, तो आज टारगेट है 6000 तक के लाइक्स का। कल मैंने आप लोगों से बोला था, कल आप लोगों ने इसको पहुंचा दिया टारगेट, और आज भी आप लोगों को ये काम करके दिखाना है नाउ। क्योंकि यहाँ पर देखो कोई पैसा वगैरह आपसे लिया नहीं जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ चीज़ें आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट करना है। आप सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज है ना आपका, वो एक सिर्फ लाइक का बटन चार्ज है, और साथ साथ आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को, अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगती हैं तो। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाता है। प्लस जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का टॉपिक पढ़ाया था, ये सारी बातें आपको नीचे जो दिख रही थी वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जब PDF ओपन करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ओपन कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में या PDF में ये ओपन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या किया गया है तो मैं आप लोग बताता हूँ। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला। ठीक है, ये वाला टेलीग्राम चैनल, इसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। मैं तो कहता हूँ सभी लोग इसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सारे जितनी भी चीज़ें आपने देखी है, वहाँ पर जो भी मैं आपको नोट्स के फॉर्म में देता हूँ वो सब यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर सारे पिक्चर्स वगैरह भी दे देता हूँ, जो भी मैंने आप लोगों को बताया भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग बहुत आराम से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिखाऊँ मैं, तो यहाँ से आपने ऐसे उठाना है, ये यहाँ पे आप कॉपी सेलेक्ट कर सकते हो, और कहीं पर भी मतलब इस तरीके से कॉपी करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप लोग ऑनलाइन नोट्स वगैरह बना रहे हो। अब ऑनलाइन नोट्स को लेकर भी देखो बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है। मैंने एक बार आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑनलाइन नोट्स कैसे बनते हैं। तो हुआ क्या था ना कि मैं उस समय एवरनोट यूज़ नहीं कर रहा था। मतलब एक समय पे मैंने एवरनोट यूज़ किया था, वो पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है।
तो उस समय यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था, उसके अंदर कोई भी ऐसे सब्सक्रिप्शन वाला प्लान नहीं था, लेकिन अब इसमें सब्सक्रिप्शन का प्लान ऐड हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो एक तरीके से हैक्टिक पड़ जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ जाएगा, क्योंकि वो उसमें सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो इसी वजह से मैंने कोई यहाँ पर वीडियो नहीं बनाया, अदरवाइज़ वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता तो काफ़ी बेटर ऐप रहता एवरनोट का। तो कोई और सोल्यूशन लेकर आऊँगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा, तब आप लोग ऑनलाइन नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कम समय में आपको कैसे इतनी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। चलो आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस के बारे में, काफ़ी बार मैंने डिस्कशन किया है। तो अभी क्या हुआ है, अभी आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट है वो रेगुलरली बढ़ रहा है। एग्जैक्टली बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ पे बताया गया कि बिल्कुल जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता है। अब यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता है तो बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हो गई, इन्होंने यहाँ पर बोल दिया यूक्रेन के अंदर कि जो भी लोग हैं वो सब फटाफट निकलो। जैसे बहुत सारे अमेरिकन लोग हैं वो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि कभी भी सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो इसके रिस्पॉन्स में भारत ने भी सॉफ्टली अपने लोगों से खासकर बोल दिया, क्योंकि देखो यूक्रेन के अंदर ना भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग 20,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वो यहाँ पर उनको भी यहाँ पर बोल दिया गया है कि आप लोग ध्यान रखना, और ध्यान रखने के साथ साथ यूक्रेन में फालतू में घूमना नहीं है, इधर उधर ट्रैवल नहीं करना है, और जिसको भी आना है वो यहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस पर आ सकता है। ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ पर भारत ने भी एक मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, प्रॉब्लम यह है कि फ़्लाइट्स नहीं है। तो जो यूक्रेन के अंदर एम्बेसी है उनके ऊपर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स वगैरह आई इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स की कि भाई यहाँ पर फ़्लाइट्स वगैरह नहीं है, हम लोग कैसे यूक्रेन को लीव करें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या है, यहाँ पर इंडिया ने एग्जैक्टली हमारी गवर्नमेंट ने जो है बता दिया, गवर्नमेंट ने एयरलाइन से बोल दिया कि भाई यहाँ पर आप जो फ्लाइट है वो स्टार्ट करो, और जो भी व्यक्ति आना चाहता है यूक्रेन से उसको फटाफट लेकर आओ। ठीक है, तो मतलब सिचुएशन वही है, सिचुएशन थोड़ी ख़राब सी अभी भी लग रही है, क्योंकि अभी इस आर्टिकल को आगे भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, आगे भी एक आर्टिकल आया है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर इतनी ही बात की गई है कि इंडिया ने बोला है कि भाई फ़्लाइट्स स्टार्ट हो जाएंगी यूक्रेन से, और यूक्रेन से जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आना चाहेंगे वो टेम्प्रेरी बेसिस पर आ सकते हैं, जब तक यूक्रेन के अंदर चीज़ें सही ना हो जाएँ। ओके नाउ, अब इस आर्टिकल को आप लोग एक जगह से और रिलेट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, क्या इसमें से एग्जामिनेशन के लिए कुछ निकल जाएगा? नहीं, आपको ही पता है। लेकिन जब आप लोग सिलेबस देखते हो तो यहाँ पर हमने इंडिया यूक्रेन के बारे में पढ़ा, तो आप इंडिया यूक्रेन के रिलेशनशिप को ज़रूर डिस्कस कर सकते हो। इंडिया यूक्रेन के रिलेशनशिप को ज़रूर आपको पढ़ना है। ठीक है, और देखो ये बहुत बहुत चर्चा में है, और डेफिनेटली ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ज़्यादा चर्चा पिछले 3 महीने से रेगुलर ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में कवर हो रहा है। तो इंडिया यूक्रेन के रिलेशनशिप कहाँ पर स्टैंड करते हैं मैं आप लोग बताता हूँ। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो यूक्रेन एक कंट्री है, ये यूक्रेन कंट्री बना कैसे था, ये आपको रट गया होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। यूएसएसआर टूटा था 1991 में, उसके बाद यूक्रेन एक कंट्री बनकर निकला था, है ना। सोवियत यूनियन टूटा, यूक्रेन बना। अब 1991 में जैसे यूक्रेन बना था, तो उसी साल क्या हुआ, भारत ने यूक्रेन को एज अ सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री का रिकग्निशन दे दिया कि बिल्कुल यहाँ पर यूक्रेन एक देश है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1991 में ही भारत ने इसको रिकग्निशन दिया, और 1992 के अंदर भारत ने अपनी एम्बेसी लगा दी यूक्रेन की कैपिटल कीव के अंदर। उसके बाद यूक्रेन ने भी अपने बहुत सारे मिशंस ओपन करने चालू कर दिए 1993 के अंदर। तो मतलब रेगुलरली 1991 में कंट्री आज़ाद हुआ, 1992 में भारत ने एम्बेसी ओपन कर दी, 1993 में यूक्रेन ने भी काफ़ी सारे मिशंस न्यू दिल्ली के अंदर स्टार्ट कर दिए। तो रिलेशन काफ़ी तगड़े तरीके से स्टार्ट हो चुके थे बहुत लंबे समय पहले से ही, जब से यहाँ पर यूक्रेन आज़ाद हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बहुत सारी अच्छी जगह पर कोऑपरेट किया है। एग्जैक्टली आप कह सकते हो एजुकेशन, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, आउटर स्पेस कोऑपरेशन, इन सभी चीज़ों के अंदर दोनों कंट्रीज़ आज के टाइम पर काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करके काम करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया यूक्रेन के जो डिफेंस रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यूक्रेन हम लोगों को बहुत सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे चुका है, हम लोगों को बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए यूक्रेन ने जब से देश आज़ाद हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया यूक्रेन ना एक मिसाइल बनाता है R-27 एयर टू एयर मिसाइल, और ये वाली मिसाइल आज के टाइम पर जो हमारा इंडियन एयरक्राफ्ट है Su-30 MKI फाइटर, ये हम लोग इसके अंदर लगाकर यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब यूक्रेन की काफ़ी सारी मिसाइल्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पर क्या हुआ कि इंडिया भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स बना रहा है, तो इंडिया भी इक्विपमेंट्स बनाकर क्या कर रहा है, यहाँ पर यूक्रेन को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप देख पाओगे कि अब जो है इंडिया की जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नजर आ रहा है। तो खासकर डिफेंस रिलेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। डिफेंस के बाद व्यापार की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया यूक्रेन का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेगा, और
यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इंडिया भी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स है वो सब एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन के अंदर। कल्चर की बात करें तो लगभग 30 से ज़्यादा यूक्रेनियन कल्चरल एसोसिएशंस आपको पूरे यूक्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि भारत के डांसेस वगैरह को प्रमोट करते हैं यूक्रेन के अंदर। और 18,000 नहीं, आप कह सकते हो 20,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन के अंदर आज के टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की फील्ड में। उसके बाद बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशनल्स भी आपको देखने को मिलेंगे फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड में, IT, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एजुकेशन की फील्ड में, जो कि यूक्रेन में रेगुलरली काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ। उसका चैलेंजेस के बारे में बात करें, दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट क्योंकि रशिया यूक्रेन के रिलेशन ख़राब हो गए थे, तो इसकी वजह से हम लोगों को लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उड़ गई। क्यों? क्योंकि एक तरफ रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और यूक्रेन के साथ भी, तो हम लोग को किधर की साइड जाना है हम लोग इसको डिसाइड नहीं कर पाए। और फिर 2014 के अंदर आपको पता होगा रशिया ने मतलब यूक्रेन का एक रीजन है क्रीमिया जिसको हथिया लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो गई थी। तो ये हमारे लिए चैलेंज बनकर निकल कर आया था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसका बाद रशिया ने एक तरीके से क्वेश्चन उठाने चालू कर दिए कि जो भी कंट्री यूक्रेन के साथ ट्रेड कर रही है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाने चालू कर दिए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल गई थी। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पर रिलेशन अगर हम देखें तो दोनों की कंट्रीज़ के साथ ही भारत के देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो। इसी वजह से यूक्रेन के साथ जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट दिए यूक्रेन के रिगार्डिंग, वो काफ़ी सॉफ्टर स्टेटमेंट दिए। आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पर तुरंत बाहर निकल जाओ कि अभी भी यूक्रेन के अंदर सिचुएशन खराब हो सकती है। हमने यहाँ पर ये बोला टेम्परेरी बेसिस पर आप लोग निकल सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स निकल सकते हैं। ये सारे स्टेटमेंट इंडिया के थ्रू दिए गए हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ। नव आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। देखो अभी ये आर्टिकल 3 फरवरी को आया था, 3 नहीं शायद 2 फरवरी को आया था और हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो अभी यहाँ पर काफ़ी दिन हो चुके हैं और इसमें एक अपडेट हो चुका है। अपडेट क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो हरियाणा एक लॉ लेकर आया था। ठीक है, एक वो कंट्रोवर्शियल लॉ कहला गया, मतलब कि उसमें कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं आपको बताता हूँ कोटा जॉब के लिए, मतलब जो प्राइवेट जॉब्स हैं हरियाणा के अंदर, उसके लिए हरियाणा ने एक रिजर्वेशन चालू कर दिया कि भाई इसमें रिजर्वेशन होगा, हरियाणा के जो लोकल पीपल हैं वो यहाँ पर काम करेंगे, बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ पाएगा किसमें, प्राइवेट जॉब के अंदर। ये अपने आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। मैं भी आपको लॉ के बारे में सारी बातें बताऊंगा। तो हुआ क्या, जैसे ही इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के बारे में चर्चा होने लगी तो हरियाणा के हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी, इसको स्टे कर दिया कि नहीं भाई यहाँ पर ये कंट्रोवर्शियल स्टेट लॉ है और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इसको आगे लागू नहीं करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो इसके ऊपर रोक लगाई, मतलब हाई कोर्ट के थ्रू जो रोक लगाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि देखो यहाँ पर ये इंप्लीमेंट हो सकता है। हाई कोर्ट ने जो भी रोक लगाई है, अगर हाई कोर्ट रोक लगाता था तो उसको एक रीज़न देना पड़ता, जो कि रीज़न नहीं दिया गया। तो हाई कोर्ट हैड नॉट गिवन सफिशिएंट रीज़न फॉर स्टॉपिंग द हरियाणा लॉ इन इट्स ट्रैक ऑन February 3। तो ये यहाँ पर ये बताया गया, हाँ 3 फरवरी की बात है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बोला गया कि जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई यहाँ पर रोक नहीं लगेगी, यहाँ पर ये जो लॉ है ये इंप्लीमेंट हो सकता है। तो अपने आप में हम ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो हम लोग इस लॉ के बारे में समझते हैं, ये लॉ है क्या। ठीक है, और कोर्ट ने यहाँ पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रिक्वेस्ट करी हाई कोर्ट से कि वो डिसाइड करे इस पिटीशन के ऊपर दोबारा से, और 4 सप्ताह के अंदर अंदर वापस से चीज़ें सुनाएं और बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये लॉ इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग बात करें ये हरियाणा का कोटा लॉ है क्या, पहले इसको समझते हैं। इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। ओके, अब इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो GS पेपर 2 से प्लस GS पेपर 3 से भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल रिलेट हो जाएगा। उसके बाद बात करें ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में हरियाणा सरकार ने यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट को लाने के बारे में चर्चा की थी कि ये इंप्लीमेंट हो जाएगा 15 जनवरी 2022 से। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने, हरियाणा के हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। ये यहाँ पर कहानी चल रही है। ठीक है, तो एक के बाद एक अपडेशन आ रहा है। पहली बात तो हम लोग इस लॉ के बारे में समझते हैं। इस लॉ में क्या बोला गया, इसमें यह बोला गया हरियाणा के अंदर जो भी फर्म्स होंगी, जो भी यहाँ पर कंपनीज होंगी जिसके अंदर 10 लोग काम कर रहे होंगे या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना, जिसमें 10 लोग काम कर रहे होंगे या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, इन कंपनीज़ के अंदर जो भी नौकरी 30,000 रुपये तक की होंगी, उन नौकरी के अंदर 75% का रिजर्वेशन होगा बस। मतलब हरियाणा ने यहाँ पर ये जो लॉ पास किया है, हरियाणा ने यहाँ पर ये बोला कि जो हरियाणा के लोकल पीपल हैं, जो वहाँ पर लोकल लोग हैं,
वो लोग यहाँ पर काम करेंगे। ये जो फर्म्स हैं, जो भी कंपनीज हैं जहाँ पर 10 लोग हैं और 10 से ज़्यादा लोग हैं, उन कंपनीज के अंदर वो लोग काम करेंगे। 30,000 रुपये तक की जॉब तक की, जो भी 30,000 रुपये तक की जॉब होगी उसमें 75% तक हरियाणा के लोकल पीपल ही होंगे। बाकी जो 25% है उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आ सकता है, बट जो 75% है वो लोकल पीपल ही काम करेंगे। तो ये अपने आप में यहाँ पर रिजर्वेशन बताया गया हरियाणा के थ्रू कि 75% रिजर्वेशन हम लोग लगाने वाले हैं। क्लियर हुआ। इसके अंदर कोई भी फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म, सारी चीज़ों को कवर किया गया है। सारी कंपनी जहाँ पे 10 लोग हैं या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ये लागू होगा, ऐसा हरियाणा ने यहाँ पर जारी किया। और बताइए जो लॉ है 10 साल के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो सैलरी है वो 30,000 रुपये तक की नौकरी के बारे में, 30,000 रुपये तक की नौकरी के अंदर ही 75% का रिजर्वेशन देने के बारे में चर्चा की है। 30,000 से ऊपर की जो नौकरी होगी उसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, उसके अंदर सभी लोग कहीं से भी आकर वो लोग काम कर सकते हैं। बट 30,000 तक की जो नौकरी होगी वहाँ पर 75% तक जो भी लोग काम करेंगे वो हरियाणा के लोकल लोग ही होंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बोला गया हरियाणा के थ्रू कि अगर यहाँ पर कोई भी इस एक्ट को यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा तो डेफिनेटली एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसके ऊपर उसको यहाँ पे पनिशमेंट भी मिलने वाली है। अब देखो इसके रिगार्डिंग ना काफ़ी सारी दिक्कतें दिखाई गई, मतलब कि जो ये रिजर्वेशन लाया गया इससे काफ़ी सारे कंसर्न्स पैदा हुए, काफ़ी सारी टेंशन पैदा हुई। सबसे बड़ी टेंशन क्या पैदा हुई, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बोला कि हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को टैलेंट चाहिए, और टैलेंट यहाँ पर अंदर का भी होना चाहिए और बाहर का भी टैलेंट हो तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाहर का टैलेंट भी आना चाहिए, और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर मतलब निकल सकते हैं, ऐसा डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे संविधान के अगेंस्ट में ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है पूरी तरह से मतलब चीज़ें अपने कंट्रोल में कर ली गई हैं, तो इससे पूरी तरह से यहाँ पे आप देख पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में पहुँच जाएगा। अब संविधान के अगेंस्ट में कैसे है, क्योंकि आर्टिकल 14 जब आप लोग देखोगे तो आर्टिकल 14 के अंदर बात की गई है प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस और ऑफ बर्थ। मतलब कि यहाँ पर ये एक तरीके से इक्वालिटी के बारे में बात करता है। यहाँ पे इक्वालिटी दिखाई नहीं जा रही है, यहाँ पर जो हरियाणा के लोकल पीपल हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर थोड़ा सा प्राइमरी लेवल पर रखा गया है, उनको आगे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। उसके बाद आर्टिकल 15 बात करता है कि कोई भेदभाव ना हो, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 16 बात करता है कि जो बर्थ प्लेस है उसको लेकर जो भी हम एम्प्लॉयमेंट है, जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगेन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो ये सारी हमारे संविधान के अंदर चीज़ें मेंशन्ड है। साथ ही साथ जो हमारा आर्टिकल 19 है वो यहाँ पर ये बोलता है, इंश्योर करता है कि जो सिटीजन्स हैं, भारत के नागरिक हैं, वो भारत में कहीं पर भी कोई सी भी जगह पर जा सकते हैं, वो फ्री टू मूव हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे ट्रैवल एरियाज़ को छोड़कर हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी रोक लगा दी गई है हरियाणा ने कि लोकल पीपल लोग ही काम करेंगे। तो ये सारे कंसर्न्स कहीं ना कहीं पैदा होते हुए नजर आते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। बट सिचुएशन क्या है, अपडेशन क्या है, वो सारी बातें मैंने आप लोग को काफ़ी सिंपल शब्दों में बता दी हैं। नाउ चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों मिलकर एक ट्रेड पैक्ट को साइन करेंगे आज, ठीक है। तो इंडिया यूएई दोनों मिलकर साइन करने वाले हैं पहला अपना बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये आज साइन किया जाएगा। ध्यान रखना इसके बारे में, जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, सेपा देखने को मिलेगा। और बेसिकली यहाँ पे बोला गया, ये इसका डिस्कशन बहुत पहले से चल रहा है, अब यहाँ पर फाइनली इसको आज साइन किया जाएगा। साइन करने के बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के जो व्यापार को लेकर रिलेशंस है वो और ज़्यादा डेवलप होते हुए नजर आएंगे। बायलैटरल कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्री पेंडेमिक लेवल पर हम लोग पहुँचा दें इस साल, मतलब कोरोना वायरस से पहले जो व्यापार हुआ करता था वैसे लेवल पर हम लोग व्यापार पहुँचाने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यूएई इंडिया के रिलेशन आज के टाइम पर काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा यूएई ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि यहाँ पर क्या करेगा, यूएई इन्वेस्टमेंट करने वाला है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा यूएई की साइड से, ये भी बताया गया है। तो अपने आप में अगर हम बात करें तो अभी की बार इस साल तो रिलेशन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। साथ ही साथ बताया गया जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, अब क्या होगा, जो व्यापार होगा काफ़ी फ्रीली होगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं वो सब हट जाएंगी दोनों कंट्रीज़ के ऊपर से, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेड हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया जो जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पर ये अनाउंस किया है जो ये डील है इसकी वजह से जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। ज्वेलरी एक्सपोर्ट यहाँ पर एक अल्टीमेट लेवल पर पहुँचेगा, ज्वेलरी का यहाँ पर व्यापार काफ़ी देखने को मिलेगा।
और इसको भी हम लोग प्री पैंडेमिक लेवल पर पहुंचा पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। और यूएई एक इंपॉर्टेंट कंट्री भी है, एक गेटवे है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर, तो इसके साथ रिलेशन मेंटेन करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। और यहाँ पर जो भी ड्यूटीज़ वगैरह कम करी जाएंगी, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ड्यूटीज़ वगैरह के अंदर छूट दी जाएंगी, और इसकी वजह से दोनों के इकोनॉमिक टाइज और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। वही बात बार बार दोहराई गई, चाहे आप लोग भी यहाँ पर सामने देख रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बट क्या है, देखो अभी आज ये एग्रीमेंट हो जाएगा, आज ये एग्रीमेंट होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अभी फिलहाल ज़्यादा डिटेल मत जाओ, आज एग्रीमेंट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ को लेकर हम लोग व्यापार करने वाले हैं, ये एग्रीमेंट कैसा होने वाला है, इंडिया यूएई के व्यापार के रिलेशन, सब कुछ आज के दिन हम लोग को पता चलेगा। और आज से आर्टिकल आना चालू हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को 1-2 दिन में जैसे ही हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि मैं आपको पता है कि हर एक टॉपिक का जो नोट्स फॉर्म है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे अभी आप लोगों ने देखा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ, ठीक है, या फिर अभी आप लोगों ने दूसरा टॉपिक पढ़ा, इंडिया यूक्रेन के रिलेशन पढ़े, या फिर आपने अभी तीसरा टॉपिक पढ़ा हरियाणा वाला जो लॉ है। तो सारे लॉ, सारे जो इशू होते हैं, सारे इशू के मैं पॉइंट्स नोट्स आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, उसी प्रकार से इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हालांकि इंडिया और यूएई के जो ट्रेड रिलेशन है, जो व्यापार रिलेशन है, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, इसको लेकर मैं पहले भी बातचीत कर चुका हूँ। मैं आपको वो थोड़ा सा बता सकता हूँ उसके बारे में, क्योंकि हम लोग पहले ही काफ़ी सारी रिपोर्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो जो अभी मैंने आपको करंट अफेयर बताया, ये तो आज चर्चा होने वाली है, आज एग्रीमेंट साइन होगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि इन दोनों के आखिरकार व्यापार रिलेशन आखिरकार ये 2019-20 में कहाँ पर थे। तो यूएई आज के टाइम पर बात करें तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बिल्कुल तीसरा लार्जेस्ट व्यापारी आपको देखने को मिलेगा। इंडिया और यूएई दोनों के बीच में व्यापार देखने को मिलेगा। और साथ साथ बताया गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है 2019-20 के अंदर वो 59 बिलियन डॉलर्स तक का पहुंचा था। अपने आप में यहाँ पर एक ह्यूज नंबर है। देन उसके बाद बताया गया यूएई आज के टाइम पर इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर द यूएस। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, प्लस आप कह सकते हो हम लोग यूएई से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, और यूएई जो है 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इंडिया के अंदर, मतलब यूएई ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है भारत के अंदर, और आने वाले टाइम पर भी इन्वेस्ट करने वाला है। आज भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बहुत सारा पैसा यूएई इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं यूएई को, तो हम लोग यहाँ पर यूएई को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रीशियस मेटल, स्टोन, जेम्स, ज्वेलरी, मिनरल्स वगैरह यहाँ पर आप देख पाओगे, ये चीज़ें यूएई हम लोग एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट वगैरह हम लोग यहाँ पर करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वही सारी चीज़ें हो गई, प्रीशियस मेटल, स्टोन, जेम, ज्वेलरी, मिनरल, काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। हम लोग यूएई से तेल वगैरह भी खरीदते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो ज्वेलरी वगैरह इसका भी यहाँ पर व्यापार होता है, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की थी, जहाँ पे बताया गया जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आज अगर ये व्यापार का एग्रीमेंट हो जाता है, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो ज्वेलरी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ज्वेलरी को लेकर भी व्यापार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा दोनों कंट्रीज़ में। क्लियर हुआ? आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे बात की गई है इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन हो गया है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, जो वाटर टैक्सी है ये यहाँ पर कनेक्ट करेगी नवी मुंबई से मेन सिटी। अब ये वाटर टैक्सी क्या है, तो ये बिल्कुल ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा बोट देखने को मिलेगा जो कि टैक्सी की तरह काम करेगा, इधर से उधर ट्रैवल क्या करेगा। तो भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है, महाराष्ट्र में। ध्यान रखना 3 जगह पर ये टैक्सी चलाई जाएंगी। उसके चार्जेस वगैरह बताए गए हैं कि यहाँ से यहाँ तक के चार्जेस, वहाँ से वहाँ तक के चार्जेस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने कितने रुपए लगेंगे कितने कितने लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नहीं डिस्कस कर, मतलब ये नहीं याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखेंगे और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को भी आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, यहाँ पर ये जर्मनी की तरफ लीव कर रहे हैं, मतलब जर्मनी जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, मतलब जर्मनी फ्रांस के साथ बातचीत होने वाली है, और जो फोकस है वो अभी भी रशिया के ऊपर ही रखा जाने वाला है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये जो नया डिस्प्यूट चल रहा है, आपको पता है कि यूएस और रशिया यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो तो अलग चल ही रहा है, लेकिन उसके विवाद के अलावा अगर हम बात करें, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये जर्मनी के लिए जाने वाले हैं, जर्मनी के लिए निकलने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांस भी जाएंगे, जहाँ पर ये बातचीत करेंगे। यूरोप के और यूएस के कुछ काउंटर मेंबर्स होंगे जिनके साथ डिस्कशन किया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया। अब ये जो विजिट होने वाली है ये बेसिकली अभी यहाँ पर आपको पता होगा क्वाड की विजिट हुई थी, अभी 4था क्वाड का मीटिंग हुआ था, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो उस क्वाड की मीटिंग को अटेंड करने के बाद अब जा रहे हैं ये जर्मनी और फ्रांस, वहाँ पे जाकर भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, वहाँ पर भी जाकर भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर बताया गया।
साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला कि देखो, अगर हम लोग बात करें यूक्रेन के इशू को लेकर, तो जब जब यहाँ पर यूक्रेन के इशू के बारे में बात आई है, देखो इंडिया ने हमेशा से ही एक तरीके से न्यूट्रल पॉइंट रखा है। इंडिया ने यहाँ पर इतनी आलोचना नहीं करी है। इंडिया का मेजर फोकस बस यही है कि यहाँ पर शांति बन जाए, आपस में कोऑपरेट कर लें, और शांति बजाएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और भारत ने फोकस किया है, हम लोग किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ पर खुद बोला है, हम लोग इंडियन सिटीजन्स, आज के टाइम पर जो भारत के बहुत सारे नागरिक हैं, उनकी सेफ्टी बनी रहे, एक को भी यहाँ पर खतरा ना पहुँचे, जो भी यूक्रेन के अंदर प्रेजेंट है। भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर भी खतरा ना पड़े। और उनको हमने बोला भी है कि आप लोग छोड़ सकते हैं, मतलब यूक्रेन निकल सकते हैं, टेम्पररी बेसिस पर फ्लाइट्स का यूज़ करके वो लोग आ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि तुरंत यहाँ से भागना है, तो इमीडिएट यहाँ पर इवैक्यूएशन प्लान हम लोगों ने नहीं चलाया है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया। तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा न्यूट्रल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशंस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोग बताई हैं। तो अभी मीटिंग होने वाली, अगेन यहाँ पर क्या बात की है, जाने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी आर्टिकल में कोई ऐसा जो ठोस चीज़ें हैं ना, वो नहीं मिल रही हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप लोग यहाँ पर बस जो भी बातें थी मैंने आप लोग को, जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि इंडिया कैसे स्टांस रख रहा है आज के टाइम पर रशिया और यूक्रेन को लेकर, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बस इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं, क्योंकि अभी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि होगी तो फिर डिस्कशन होगा। जैसे क्वाड की मीटिंग होने वाली है तो एक आर्टिकल पहले आता है, क्वाड की मीटिंग हो चुकी है तो बाद में आता है। अब हो चुकी है वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे सब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, क्या क्या डिस्कशन हुआ है, जो कि रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत का क्या कहना है। तो अगेन यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की गई, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बारे में बोला गया। ये रशिया और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर इंडिया का क्या स्टांस है। तो अगेन अगर हम लोग बात करें, जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इंडिया बेसिकली स्टेटमेंट ये देता है कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जो ये इंटरेस्ट है इसको बैलेंस करके रखा जाए, और ये जो रशिया यूक्रेन के बीच में बातचीत हो, जो इनका मिन्स्क एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट प्रॉपरली हो जाए। इस एग्रीमेंट के अंदर बताया गया है कि दोनों के रिलेशन बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे त्रिमूर्ति साहब हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इन्होंने यहाँ पर बोला है सभी पार्टीज से कि यहाँ पर क्या करना है, आपको एक तरीके से पॉसिबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं ये मिन्स्क एग्रीमेंट हो जाए। मैंने आपको बताया मिन्स्क क्या है, बेलारूस की कैपिटल है। बेलारूस के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था मिन्स्क एग्रीमेंट, जो कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। मतलब मैंने आपको बता रखा है ना कि रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से विवाद हैं। तो अब उन विवाद को खत्म करने के लिए क्या करा जा सकता है, मिन्स्क एग्रीमेंट किया जा सकता है। इस एग्रीमेंट को अगर इंप्लीमेंट कर लें, इसको लागू कर लें, तो कहीं ना कहीं रिलेशंस जो है काफ़ी हद तक मेंटेन होते हुए नजर आएंगे। ऐसा यहाँ पर हमारे इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएनएससी में, उनका कहना है। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल फिर कुछ टाइम बाद एडिटोरियल के अंदर आ जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ ना। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्विक्शन रेट इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस डिक्लाइनिंग। इसका मतलब क्या है, देखो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस निकल कर आते हैं, जो मानव की तस्करी होती है, इसको लेकर जो कॉन्विक्शन रेट है, जो भी लोग पकड़े गए हैं, अगर हम लोग बात करें, ये जो केसेस हैं वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो केसेस है वो डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर बताया गया, पहले तो एक स्टोरी सी बताई गई है, उसको नहीं आते हैं हम लोग, डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर बताया गया जो कॉन्विक्शन रेट है, मतलब कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, मानव की तस्करी की, एक जगह से उठाकर उसको दूसरी जगह पर ले गए, उससे मजदूरी करवाई, गुलामी करवाई, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अब जिस व्यक्ति ने किया है वो कॉन्विक्ट साबित होगा, मतलब उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है, अगर वो यहाँ पर दोषी साबित होता है तो बताया गया जो कॉन्विक्शन रेट है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस के अंदर, ये लगातार डिक्लाइन हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, ऐसा सरकारी डेटा ने बताया है। और जो ये डिटेल्स हैं केसेस के, ये सारे शेयर करे गए हैं पार्लियामेंट के अंदर अभी पिछले महीने, ये भी यहाँ पर बताया गया। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए काफ़ी कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं, काफ़ी कुछ कम किया गया है। कॉन्विक्शन रेट जो केसेस हैं, कॉन्विक्शन रेट के जो केसेस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, वो कितने डिक्लाइन हुए 2016 के अंदर, और 2020 में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। 2016 में 27.8% के ये ट्रैफिकिंग के केस निकल कर आते थे, लेकिन 2020 में ये कम होकर 10.6% के हो चुके हैं। बीच में 2018-19 के अंदर ये केसेस इंक्रीज़ हुए थे, ये भी बताया गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली बताया गया है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। और इसको लेकर हमारी सरकार क्या कर रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितना बड़ा इशू है, आप लोगों को अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
इस आर्टिकल को सिंपली आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, रिलेटेड टू वेमेन करके यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एग्जैक्टली मतलब होता है कि मतलब रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बरिंग और रिसीट ऑफ अ पर्सन। मतलब एक व्यक्ति का मतलब इधर से उधर तस्करी कर देना, ट्रांसपोर्टेशन करना, रिक्रूटमेंट करना, और मतलब ये काम होता है ज़बरदस्ती, फोर्सफुली करना, ज़बरदस्ती उसके ऊपर जोर देकर यहाँ पर ये काम करवाया जाता है। और फिर इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर उस व्यक्ति को जब दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो उससे लेबर कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है, या मजदूरी करवाई जाएगी, स्लेवरी यानी गुलामी करवाई जाएगी, या फिर आप कह सकते हो उसके ऑर्गन्स रिमूव कर लिए जाते हैं, उसके मतलब बॉडी के ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, या उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर भारत के अंदर कानून कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं, मैं आप लोग बताता हूँ क्या क्या कानून है। एक होता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, यहाँ पर ये इसको रोकने का काम करता है। उसके बाद आर्टिकल 23 और 24 यहाँ पे बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। और उसके बाद इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 25 जो है यहाँ पर ही मेंशन्ड है। प्लस उसके बाद यहाँ पर और ही बहुत सारे सेक्शंस के अंदर सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि मतलब इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। उसका जो जनरल जस्टिस एक्ट है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर को रोकने का काम करता है। भारत ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली क्या हुआ था, पिछले साल की बात है, जुलाई 2021 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है एंटी ट्रैफिकिंग बिल को लेकर कि इस मानव तस्करी को रोका जाएगा। और इसको लेकर मैंने जो ये ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको लेकर मैंने आपके लिए एक पिक्चर भी प्रोवाइड करवा रखा है। यहाँ पर मैं आपको वो पिक्चर दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले पिक्चर को देख सकते हो। यहाँ पर सारी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है हमने डिस्कस किया। एनसीआरबी का जो डेटा है 2018 के अंदर बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो केस है वो 5000 से ऊपर निकल कर आए थे, जिसमें से 64% जो है वो फीमेल्स के केसेस थे और 48% जो लोग थे वो बिलो 18 थे। सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर आप देख पाओगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वो इन एरिया से निकल कर आए। ये सारी लोकेशन आप लोग को देखने को मिलेंगी इंडिया के अंदर, ये सारी जगह हब बना हुआ है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे बहुत सारे कारण हैं, पॉवर्टी है, गरीबी है, उसका सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, लोग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती हुई नज़र आती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से बहुत सारे मेंटल इश्यूज़, फिजिकल तो इश्यूज़ होते हैं, साथ ही साथ मेंटल इश्यूज़ भी यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। प्लस इसको लेकर क्या क्या लॉज हैं वो लॉज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो। ये पूरा पिक्चर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बोला गया जो ये कॉन्विक्शन रेट है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, कॉन्विक्शन रेट लगातार कम हो रहा है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया, सरकार ने यहाँ पर एक डेटा पब्लिश किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पता है आपको क्या लगेगा कि कॉन्विक्शन रेट कम हो रहा है, लोगों को मतलब लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो कम कर रहे हैं, उनके ऊपर केसेस कम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया कि ये जो कॉन्विक्शन रेट कम हो रहा है इसके पीछे का रीज़न है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पे जांच पड़ताल होगी, लोगों को पकड़ा जाएगा जो भी यहाँ पर तस्करी कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर केसेस निकल कर आएंगे। बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन है नहीं, हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग इन केसेस के रिगार्डिंग एक प्रॉपर रोबस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो इसी की वजह से हम लोग को यहाँ पर पता चल रहा है कि एक तरीके से डिक्लाइन हो रहे हैं केसेस। बट यहाँ पर एक्चुअली में आप देख पाओगे तो इन्वेस्टिगेशन हमारी कमज़ोर है, तो इस इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करना पड़ेगा। तो एक्टिविस्ट ने यहाँ पर गुहार लगाई है कि भाई जो इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, उसको और ज़्यादा रोबस्ट किया जाए। प्लस जो भी शिकार बना है इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का उसको कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन दिया भी गया है तो बहुत ज़्यादा डिले दिया गया है, लेकिन प्रॉपर टाइम पर उसको कंपनसेशन मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर चीज़ें मेंशन आपको देखने को मिलेंगी। बाकी उसके बाद मैंने ये आर्टिकल आपको समझाई दिया है, इंडिया यूएई के बीच में एक ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है, इसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। उसके बाद ये जो पूरा पेपर है यहाँ पर आप देख पाओगे असेंबली पोल्स मतलब इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आर्टिकल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था यहाँ पर जयशंकर साहब के बारे में, और ये जर्मनी और फ्रांस की तरफ लीव होने वाले हैं। अभी मैंने इसके बारे में डिटेल्स आप लोग को ये सारी बातें बताई हैं, ठीक है। अभी फिलहाल नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठाया है ट्रिब्यूनल का। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर आपको खाली देखने को मिलेंगी। वैकेंसीज़ को लेकर अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पर इनको फिल किया गया था, अदरवाइज अभी तक इनको प्रॉपरली फिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया है और साथ साथ बोला इस मुद्दे को प्रॉपरली इसकी सुनवाई करेंगे आने वाले टाइम पर। तो इस पूरे इशू के ऊपर, वैकेंसी के ऊपर यहाँ पर सुनवाई करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। तो यहाँ पर बताया गया पिछले साल सितंबर के अंदर ही यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुआ था, प्रॉपरली ट्रिब्यूनल्स के अंदर रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, ये यहाँ पे बताया गया। बट
अभी अगेन फिर से वही वाली की क्या बात है, बात यहाँ पर यही है कि अभी आने वाले टाइम पर भी इसके ऊपर जजमेंट निकल कर आएगा कि क्या करा जाएगा ट्रिब्यूनल वैकेंसीज़ के लिए। तो ट्रिब्यूनल होता क्या है, इसके अंदर वैकेंसीज़ का क्या इशू है, मैं आप लोग को ये समझा देता हूँ। ठीक है, तो इस आर्टिकल को सिंपली आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जजमेंट एंड केसेस, ट्रिब्यूनल, जुडिशरी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, इन सबसे आप रिलेट कर सकते हो। जब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल की, तो ट्रिब्यूनल जनरली यहाँ पर एक कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसके पास पावर है कि वो यहाँ पर किसी भी चीज़ को जज कर सके। जैसे हमारा कोर्ट होता है ना, जैसे अदालत होती है, वैसे यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल देखने को मिलता है। कोर्ट के अंदर एक जज बैठा है जो कि यहाँ पर केसेस को देख रहा है, उसी प्रकार से ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल के अंदर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसके पास पावर होती है कि वो डिस्प्यूट्स को जज कर सके, उसको देख सके और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक अच्छी सी सुनवाई कर सके। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। क्वासी जुडिशियल मतलब देखो जुडिशरी का प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन एज इट इज जैसे जुडिशरी के अंदर होता है वो बिल्कुल सेम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इनके पास ही पावर से ये लोग यहाँ पर डिस्प्यूट्स वगैरह देखते हैं, मैंने आप लोगों को वो भी बताया है ना। वो बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है, जब हमारे पास कोर्ट आखिरकार हैं तो हम लोग को ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास कोर्ट है। तो देखो ट्रिब्यूनल किस लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाते हैं हम लोग को, मैं बताता हूँ। देखो कोर्ट हैं, बिल्कुल सही बात है, उनके पास केसेस आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी देखना होगा कि कोर्ट के अंदर जो केसेस है वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे वेरियस कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इसी की वजह से हम लोग को आज के टाइम पर ट्रिब्यूनल्स की काफ़ी हद तक आवश्यकता रही और ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर एस्टेब्लिश करे गए हैं, जहाँ पर क्या होगा, कोर्ट में जाने से पहले आप लोग अपना केस ट्रिब्यूनल में भी लेकर जा सकते हो, वहाँ पर भी आपका केस जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया गया था ताकि जो कोर्ट के ऊपर वर्कलोड है, कोर्ट के ऊपर इतना सारा काम है, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें, उसको हम लोग कम कर सकें। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर मकसद है ट्रिब्यूनल्स का, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद जो ये ट्रिब्यूनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अपना जो स्पेशल रोल देखने को मिलता है इनका, परफॉर्म करते हैं खासकर जस्टिस के अंदर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये अलग अलग केसेस देखते हैं, जैसे हमारा कोर्ट होता है ना, वैसे यहाँ पर ये लोग भी कोर्ट के अंदर केसेस आते हैं, उस प्रकार से केसेस यहाँ पर भी आते हैं और कोर्ट के ऊपर से बर्डन कम करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया। अब ये केसेस यानी जो डिस्प्यूट्स है वो कौन कौन से देखते हैं, ये अलग अलग डिस्प्यूट्स देखते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड, आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड, टैक्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो भी इश्यूज़, जो भी विवाद होते हैं, वो सारे विवाद यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल्स देखता है। आपको ध्यान रखना है, जो ये ट्रिब्यूनल्स हैं ये ओरिजिनली हमारे संविधान का पार्ट तो नहीं है, बट हमारे संविधान में ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये आप लोग को ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया गया, और यहाँ पर आप देख पाओगे जब भी हम लोग ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B के बारे में ज़रूर बातें आती हैं। जो आर्टिकल 323A है ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, और आर्टिकल 323B जो है वो डील करता है कुछ दूसरे मैटर से। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होंगे वो यहाँ पर आर्टिकल 323A के तहत देखे जाएंगे, और बाकी सारे जो मैटर्स होंगे, बाकी सारे मैटर्स जैसे कि टैक्स का हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का, इंडस्ट्रियल एंड लेबर का, लैंड रिफॉर्म्स का, अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन को लेकर हो गया कोई विवाद, या रेंट को लेकर कोई विवाद हो गया, तो ये सारे विवाद आर्टिकल 323B डील करता है। तो आप लोगों को इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखना है। तो ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया एग्जैक्टली। काफ़ी हद तक सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों के बीच में। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आएंगे पेज नंबर 12 पर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। इकलौता आर्टिकल है, ज़बरदस्त है। अभी यहाँ पर क्या हुआ आपको पता होगा, भारत ने बहुत सारे जो चाइनीज़ ऐप हैं उनको बैन किया। ठीक है, अब लगभग 54 ऐप्स को बैन किया गया। तो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इंडिया को इंश्योर करना होगा एक फेयर ट्रीटमेंट, मतलब जो चाइना की कंपनियां हैं इनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए भारत के अंदर, ये यहाँ पर चाइना का डिमांड है। फिलहाल मुद्दा क्या, मैं आप लोगों को सब कुछ एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, प्रोस कौन, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुआ क्या है, तो रिसेंटली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं इन्होंने रेकमेंड किया, इन्होंने यहाँ पर बोला कि लगभग 54 जो चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनको बैन कर दो। ठीक है, जिसमें एक पॉपुलर गेम जो फ्री फायर है उसको भी बैन किया गया है। ठीक है, और अब ये बैन क्यों किया गया, इसके पीछे का रीज़न बोला गया है कहीं ना कहीं जो ऐप्स है ये हमारी प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। और ये जो ऐप्स बैन कर रहे हैं कोई नई कहानी नहीं है, साल 2020 से रेगुलर हम ऐप चाइनीज़ ऐप बैन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया था, और भी शॉर्ट वीडियोस ऐप थे जो चाइना के थे उन सबको बैन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
अब ये सब किया जा रहा है ताकि हम लोग देखो व्यापार के अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार कर सके, क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना इतना कुछ हम लोग को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है, हम लोग को बहुत सारा सामान बेच देता है, जिसके अंदर से यहाँ पर ये ऐप भी है। और हमने रिसेंटली देखा है भारत और जो चाइना का ट्रेड है साल 2021 के अंदर वो 125 बिलियन डॉलर्स का क्रॉस हो चुका है, मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो बेसिकली इसके ऊपर भी फोकस करने को बोला है कि हम लोग इसके ऊपर भी ध्यान रखें, जो चाइना से आज के टाइम पर इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारा सामान, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि चलो हम लोगों ने यहाँ पर इन चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि आखिरकार इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं प्लस इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब प्रोज़ के बारे में जब हम बात करें तो प्रोज़ में यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्प इन सर्विंग नेशंस टेक मार्केट, मतलब कि जैसे हमने चाइना की वेबसाइट, चाइना के एप्लीकेशंस को बैन किया, तो इससे क्या होगा, हम अपने कंट्री के अंदर अपने खुद का जो आईटी टैलेंट है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आईटी टैलेंट को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। आज के टाइम पर बड़ी बड़ी फर्म्स जैसे कि यूएस, चाइना ही यहाँ पर खासकर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, इनके बीच में काफ़ी बड़ा टसल देखने को मिल रहा है इंडियन कंज्यूमर्स को लेकर। अब ये काम करने के बाद इंडियन कंज्यूमर्स के अंदर पास ही तो यहाँ पर चीज़ें बेच रहे हैं, क्योंकि इंडिया यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है। तो अब इंडिया का फोकस रहने वाला है किसी चीज़ के ऊपर, तो इंडिया यहाँ पर फोकस करेगा कि हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, अपने खुद के कंट्री के टेक मार्केट के ऊपर ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम खुद के अपने आईटी जो टैलेंट्स हैं इनके ऊपर काम करेंगे, खुद की यहाँ पर चीज़ें डेवलप करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। दूसरा यहाँ पे फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा कि आगे भी हम लोग फिर इस दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे आज के टाइम पर यहाँ पर देखो पाओगे कि इन ऐप्स को हमने बैन किया, तो हम लोगों ने क्लियर मैसेज दे दिया है, इंडिया से क्लियर मैसेज मिल गया है कि हम लोग यहाँ पर देखो कि जो चाइना के लिए जो भी मतलब चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट हम लोग देखने को मिलेंगे नहीं, हम लोग खुद अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए हम लोग यहाँ पर टेक मार्केट को ग्रो करने वाले हैं। तो डिपेंडेंसी वगैरह भी कम हो जाएगी, जो आज के टाइम पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, प्लस हमारा आईटी टैलेंट भी ग्रो करेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे कि मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन तो है ही ख़राब, वो भी एक रीज़न देखने को मिलेगा। बट तीसरा फ़ायदा क्या है, तीसरा फ़ायदा है हर्टिंग चाइनीज़ एम्बिशन, मतलब ये फ़ायदा है, हाँ तीसरा फ़ायदा ये देखने को मिलेगा, मतलब कि चाइना का जो एम्बिशन है, चाइना का एक सपना है कि 21st सेंचुरी तक मैं एक डिजिटल सुपर पावर बनूँ। तो इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इंडिया सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है चाइना के इन प्रोडक्ट्स को। तो क्या होगा, जो ये चाइना की इंटरनेट इंडस्ट्री है इसको ज़रूरत तो इंडिया की है, बट यहाँ पर इंडिया इससे दूर भागेगा, इंडिया खुद अपने कंट्री के ऊपर ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर चाइना को कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा लॉस होगा, चाइना का सपना जो है काफ़ी दूर रह जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो यहाँ पे भी इंडिया को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी बातें प्रोज में थी, जो भी मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं। अब उसके बाद बातें करते हैं कॉन्स के बारे में, मतलब कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। पहला नुकसान है डेटा प्राइवेसी इश्यूज़ नॉट लिमिटेड टू चाइनीज़ ऐप, बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट है, मतलब कि जब हम लोग ने ये बात बोली कि जो चाइना के ऐप है हम लोग इसलिए बैन कर रहे हैं कि इसमें प्राइवेसी का इशू है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग अभी भी सिर्फ चाइना के ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के थ्रू हम लोग जो ऐप बनाए जा रहे हैं उन ऐप का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो डेटा प्राइवेसी का इशू सभी जगह पर हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो डेटा प्राइवेसी का इशू सभी कंट्रीज़ के ऊपर, सिर्फ चाइनीज़ ऐप पर लिमिटेड नहीं है, तो सभी पर हो सकता है, सबसे बड़ा नुकसान ये है। तो इससे अच्छा है हम अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहें तो ज़्यादा रहेगा। और मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है आज के टाइम पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है चाइना के ऊपर, चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स खासकर मोबाइल ऐप्स वगैरह वो सब यहाँ पर आराम से हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने बोला कि अपने ऊपर फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक लास्ट प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलेगी कि चाइनीज़ ऐप्स हटे, तो आपने एक चीज़ गौर करी होगी, जैसे चाइना के ऐप टिकटॉक वगैरह इन सबको बैन किया गया, तो इसके बाद इनके कॉपी कैट ऐप्स निकल के आ गए थे, मतलब भले ही इंडिया ने बनाए हों बट यहाँ पर काफ़ी सारे कॉपी कैट ऐप्स निकल कर आए हैं जो कि यहाँ पर अपनी ग्रोथ को नहीं दिखा रहे हैं, चीज़ों को वापस से कॉपी कर लिया गया है, ज़्यादा कुछ बेहतरीन यहाँ पर किया नहीं गया है। तो अभी उसी टैलेंट को ग्रो करने के लिए यहाँ पर रेगुलरली इंडिया को काम करना होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि क्या क्या इशू देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को लेकर चाइना ने बोला है कि भाई यहाँ पर इंडिया को इंश्योर करना होगा कि जो भी चाइनीज़ की कंपनी है, चाइनीज़ फर्म्स हैं, उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो एक फेयर ट्रीटमेंट हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यह है पेज नंबर 11, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल है यहाँ पर, रशिया ने डिमांड करी है सिक्योरिटी गारंटीज़, मतलब कि मैं आपको देखो कल आर्टिकल ये बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि रशिया ने क्या क्या डिमांड करी है, तो आप लोग इस आर्टिकल को चाहो तो आप लोग कल वाले आर्टिकल से भी पढ़ सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हाँ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा, देखो कल वाला न्यूज़पेपर एनालिसिस ओपन करना प्लीज़,
आज कितनी तारीख है? आज यहाँ पर हमारी 18 फरवरी है, ठीक है। इसको 17 फरवरी वाला जो है आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस ओपन करना है, थोड़ा सा आगे चलना, जहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। उस एडिटोरियल डिस्कशन में सबसे पहला आर्टिकल जो है मैंने आप लोगों के साथ यही वाला डिस्कस किया है। रशिया की डिमांड क्या क्या है, रशिया ने कुछ यहाँ पर शर्तें रखी हैं इस पूरे रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट्स के बीच में, तो उसका आप लोग प्लीज़ एक बार देख सकते हो। उसका नेक्स्ट आर्टिकल यह है कि फ्रांस ने अपने जो भी ट्रूप्स हैं, जो भी यहाँ पर सोल्जर्स हैं, वो माली से विड्रॉ कर लिए हैं 10 साल बाद। ये सारी जो कंट्रीज़ है वो अफ्रीकन, माली कंट्री क्या है, माली जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। माली के जो ऊपर अल्जीरिया है, बराबर में यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्टर्न साइड में मॉरिशना है, उसके बाद ईस्टर्न साइड में नाइजर है, और नीचे आप सदर्न साइड में आप देख पाओगे बुर्किना फासो है। तो माली बीचों बीच यहाँ पर आ जाता है, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वो अफ्रीकन कंट्री है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेररिज्म वगैरह देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा आतंकवाद वगैरह देखने को मिल जाता है। तो माली के अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जो साहेल रीजन के अंदर ये माली पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को ये फ्रांस घुसा था, फ्रांस के सोल्जर्स घुसे थे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है, सोल्जर्स घुसे हुए थे, काफ़ी सारे सोल्जर्स की जान भी गई है, लगभग बताया गया 53 फ्रेंच सोल्जर्स जो हैं यहाँ पर मारे गए इस पूरे वेस्ट अफ्रीका साहेल रीजन के अंदर, ठीक है। और हाँ, ये सोल्जर्स मारे गए। और साथ साथ साहिल रीजन वो है जहाँ पर आतंकवाद वगैरह टेररिज्म वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बताया गया कि अब बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2013 वगैरह में यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे थे, फ्रांस ने पहले अपने सोल्जर्स डिप्लॉय करने चालू किए थे, वहाँ पे शांति बनाने के लिए गए थे, बट शांति बना नहीं पाए। जैसे आपको पता है ना, यूएस अफगानिस्तान के अंदर आया था शांति बनाने के लिए, वैसे यहाँ पर आप देख पाओगे ये फ्रांस जो है ये पहुँचा था अफ्रीका के अंदर। बट अभी क्या है, ये वापस से अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, फ्रांस ने वापस अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर रहे हैं, चीज़ें वहाँ पर सुधरी है नहीं, और अब यहाँ पर वापस से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी दबे दबे से टॉपिक है। एक होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि 9/11 अटैक, जो हमारा अफगानिस्तान वाला इशू था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट था कि भारत को क्या नुकसान हो रहा था। यहाँ पर इंडिया का रिलेशन कहीं पर है नहीं, लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंट्री माली चर्चा में, तो ज़रूर इसको देखना, जिस वजह से आपसे ये कंट्री के बारे में पूछा गया था। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं, हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे में एडिटोरियल वैसे भी कम आते हैं। यहाँ पे बात की है कोविड-19 के बारे में, यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया को अभी भी देखो क्या करना चाहिए, रोड सेफ्टी के लिए अभी भी काफ़ी कुछ करना चाहिए। रोड सेफ्टी के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारा डेटा यहाँ पर ऑथर ने बताया है, एनसीआरबी का डेटा लिया है, बहुत सारे डेटा का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है, कि कितनी कितनी डेथ्स हो रही हैं साल में, कौन कौन से साल में कितनी कितनी डेथ देखने को मिली हैं, एक्सीडेंटल डेथ कितनी हुई हैं। तो अपने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो रोड सेफ्टी के लिए भारत को बहुत कुछ करना होगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है, डिस्कस करेंगे इसको लेकर। उसका एक आर्टिकल है, इंडिया यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। अगेन यहाँ पर ये एग्रीमेंट होने वाला है, मैं कहूँगा इसको अभी यहाँ पर मत पढ़ना, ठीक है। अभी कुछ दिन रुक जाओ, मतलब कुछ दिन क्या, आज रुकना है, 1-2 दिन में, मतलब हो सकता है कि कल भी आर्टिकल आए। कुछ मैं आपको पॉइंट्स तैयार करके दूंगा, जैसे मैं आप लोगों को पॉइंट्स तैयार करके देता रहता हूँ, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्टैटिक पोर्शन जो कि आप लोग तैयार कर सकते हो इंडिया यूएई को लेकर। तो इंडिया यूएई के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में 1-2 दिन में आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पर इस आर्टिकल को आपको स्किप करना है, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल थे, और फ्राइडे है, फ्राइडे में फिर उसके बाद यहाँ पर एक आता है हमारा इंटरव्यू, ठीक है, एक इंटरव्यू पब्लिश होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हर फ्राइडे में इंटरव्यू देखने को मिलता है। ये आप देख पाओगे, 2 व्यक्तियों के बीच में ये इंटरव्यू हुआ है, डिस्कशन हुआ है, ये आपस में इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि इस चीज़ को लेकर, वही रशिया यूक्रेन के क्राइसिस को लेकर ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, इसको स्किप भी कर देना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, कल मैंने आप लोगों के लिए इसके बारे में बता दिया था, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, बस यहाँ पर आपको इसके बारे में न्यूज़ ज़रूर पता होना चाहिए। हुआ क्या है, कनाडा के अंदर यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। बात की गई, अगर हम बात करें जनवरी 28 से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, कनाडा के अंदर। अब ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कनाडा के अंदर कुछ वैक्सीन को लेकर मैंडेटरी रूल्स लेकर आए गए, कुछ कंपलसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए गए, जिसके खिलाफ में यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स ये खड़े हो चुके हैं। इनका कहना है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर इस रूल को फॉलो नहीं करने वाले। तो जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। और आपको पता होगा यूएस और कनाडा दोनों एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो बॉर्डर के पास है, मतलब यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है, उसी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। वहाँ पे जो ट्रकर्स हैं, जो ये ट्रक चलाने वाले लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर उनको जाम कर दिया है पूरी तरह से, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चालू किया है। अब प्रोटेस्ट वगैरह कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ चुका था। इसकी वजह से कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमरजेंसी एक्ट यहाँ पे लागू कर दिया है।
इमरजेंसी लागू कर दिया। इमरजेंसी लागू करने का मतलब है कि अब इस पूरे प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाएगा, चाहे क्यों ना वॉयलेंसफुली ख़त्म किया जाए, ठीक है। मतलब क्यों ना ज़बरदस्ती जो जो कनाडा के जो यहाँ पर ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर पुलिस पर्सनल देखने को मिलेंगे, वो सब यहाँ पे सड़कों पे उतरेंगे और मतलब कि आप जैसे भी चाहे मारपीट के हटाया जाए, लेकिन हटाया जाएगा। तो इमरजेंसी यहाँ पर लागू हो चुकी है। तो कनाडा में इमरजेंसी लागू हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी हद तक चर्चा में है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक इमरजेंसी होती है, एक होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ बहुत तगड़ा होता है। मार्शल लॉ के अंदर क्या होता है कि जो मिलिट्री है वो यहाँ पर फिर सड़कों पर उतर जाती है और फिर वो यहाँ पर चीज़ों को पूरी तरह से बंद करवाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब मार्शल लॉ लागू होता है, मिलिट्री के हाथ में चीज़ें आ जाएंगी और उसके बाद आप कह सकते हो कि जो भी आपके राइट्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद मतलब वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से आ जाती है, मतलब कंट्री के अंदर सिचुएशन काफ़ी बेकार हो जाए तब यहाँ पर वो मार्शल लॉ लागू होता है। बट अभी इमरजेंसी लॉ लागू हुआ है और अभी भी चीज़ें नहीं रुकती हैं, ठीक है। अभी प्रोटेस्ट होता रहता है, विवाद काफ़ी बड़ा रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्शल लॉ भी लाना पड़ेगा कनाडा को। तो कनाडा के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रही है। हालांकि यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा, यही देश है जिसने यहाँ पर काफ़ी सारे मुद्दे उठाए थे इंडिया के अगेंस्ट में। इंडिया में यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इंडिया यहाँ पर नहीं ध्यान दे रहा है, वहाँ पे नहीं ध्यान दे रहा है ना। तो वही यहाँ पर आज के टाइम पर यह देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या क्या बताया गया, स्टोरी क्या है मैंने आपको बताया, मैंने आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट बता दिया है। जितनी घुमा फिरा के बातें हैं ना, मैंने आपको कितने दिन लगे, प्रोटेस्ट कब से स्टार्ट हुआ, रीज़न जो है एक लाइन का है। रीज़न ये है कि वही कोविड-19 को लेकर क्या हुआ, तो कुछ मैंडेटरी रूल्स लेकर आए थे जो कि यहाँ पर ये लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटेस्ट है कहाँ पर हो रहा है एग्जैक्टली, बॉर्डर के पास आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ट्रक वाले जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन है। तो मतलब ये आर्टिकल आप कह सकते हो 8 से 10 लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, 8 से 10 लाइनें तुरंत यहाँ पे बता दी हैं। इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। फिर कितने लोग अरेस्ट हुए, कितने लोग अरेस्ट नहीं हुए, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट बात बताई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। यार वीडियो ऑलरेडी घंटे भर का हो गया है। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, इस वजह से वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। अब मैं थंबनेल बता देता हूँ, वरना थंबनेल का आर्टिकल ढूंढते रहोगे बहुत सारे लोग, है ना। ऐसा एक बार हुआ था, तो थंबनेल के बारे में याद आ गया मुझे। हाँ, मैंने एक अलग से आर्टिकल लिया था लस्सा फीवर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लस्सा फीवर यहाँ पर चर्चा में है। अब लस्सा फीवर क्यों चर्चा में, आप लोग को एक एक बारे में एक बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। बस खाली डिटेल से सुनते हुए चलना। यहाँ पर मैंने आप लोग को इसी न्यूज़पेपर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। अब क्या है ना, न्यूज़ में अगर ये क्यों है, तो देखो हाल ही में लगभग क्या हुआ, 3 जो लोग हैं उनके अंदर ये लस्सा फीवर पाया गया यूके के अंदर, और उन व्यक्तियों की डेथ हो गई है। लस्सा फीवर का ओरिजिन वगैरह कहाँ से हुआ है, सब बातें बताऊँगा। तो लस्सा फीवर में जब हम बात करते हैं, लस्सा फीवर ये बेसिकली एक फीवर कॉजिंग वायरस है, मतलब एक बुखार क्रिएट करने वाला वायरस देखने को मिलेगा। ये पाया गया था वेस्ट अफ्रीका के अंदर, और सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था 1969 में नाइजीरिया में, एक जगह है लस्सा, वहाँ पर। ये जो फीवर है ये कैसे फैलता है, रैट के थ्रू, चूहे के थ्रू फैलता है। और यहाँ पर आप कह सकते हो सबसे पहली बार मैंने आपको बताया ना, नाइजीरिया के अंदर लस्सा में देखने को मिला। लस्सा के साथ साथ जो सियरा लियोन, उसका लाइबेरिया, गिनिया और नाइजीरिया, इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ये लस्सा फीवर पाया गया था। अब इस लस्सा फीवर के पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़ा जानवर है, मेटोमी रैट। मतलब बड़ा तो नहीं कह सकते, मेटोमी रैट। कौन सा चूहा होता है जिसकी वजह से लस्सा फीवर होता है, ये यहाँ पर उसके पीछे चूहा है, मेटोमी रैट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस लस्सा फीवर के अंदर जो डेथ रेट है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो डेथ रेट कहाँ पर स्टैंड करता है, जो ये डेथ रेट है वो काफ़ी हद तक लो है, अराउंड 1% का देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये डेथ रेट है ये ज़्यादा भी हो सकता है, अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि कोई अगर प्रेग्नेंट वेमेन है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऊपर ये ज़्यादा असर कर सकता है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर, मतलब अगर प्रेग्नेंट वेमेन है तो उसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा हानिकारक रहेगा लस्सा फीवर, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद बताया गया, अगर हम लोग यूरोपियन सेंटर के अकॉर्डिंग बात करें, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो 80% केसेस हैं वो एसिम्टोमेटिक है, मतलब कि इनके अंदर सिम्टम्स यानी लक्षण ही नहीं देखने को मिलते, जिसकी वजह से यहाँ पर लस्सा फीवर और ख़तरनाक हो जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर एक पर्सन कैसे इन्फेक्ट हो सकता है, उसके अंदर कैसे ये आ सकता है। तो मान लो एक चूहे के कांटेक्ट में आ गया, मतलब एक जो ऐसा चूहा जिसको यहाँ पर, जिसके अंदर ये फीवर कॉजिंग वायरस देखने को मिलेगा, अगर उस चूहे के कांटेक्ट में अगर वो व्यक्ति आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको वो लस्सा फीवर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर फिर वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कुछ बॉडीली फ्लूइड्स हो गए, अगर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर, जिस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को मान लो वायरस हुआ हुआ है, लस्सा फीवर हुआ है, इस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, अगर ये व्यक्ति इसके पास जाएगा और इसके बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट करेगा तो फिर इसको भी यहाँ पर लस्सा फीवर हो सकता है। तो ट्रांसमिशन रेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं।
तो हल्के सिम्टम में यहाँ पर हल्का बुखार है, थकान है, कमज़ोरी, हेडेक वगैरह देखने को मिलता है। सीरियस सिम्टम के अंदर यहाँ पर काफ़ी खून निकलता है यहाँ पे अगर हम बात करें। साथ ही साथ सांस लेने में काफ़ी परेशानी है, वॉमिटिंग हो जाती है या फिर जो मुंह है वो सूज जाता है, चेस्ट में पेन होता है, बैक में पेन होता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये सारे लक्षण हैं लस्सा फीवर के। या फिर लस्सा फीवर के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर डेथ तक हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर होता यह है इंसान का जो ऑर्गन है, मल्टी ऑर्गन है, वो फेल हो जाता है लस्सा फीवर की वजह से। अब एक क्वेश्चन लास्ट में ये भी आएगा, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? ट्रीटमेंट बिल्कुल है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है राइबाविरिन। ठीक है, राइबाविरिन की वजह से यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। नाउ अभी लस्सा फीवर जो है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने मॉर्निंग वाले डेली करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस किया था, बट एक थंबनेल तैयार करना था जिस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें बता दी हैं। वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1 आवर 4 मिनट्स का हो चुका है। तो थंबनेल आप लोग ढूंढते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अगर थंबनेल नहीं डिस्कस करते तो थंबनेल यहाँ पर ढूंढते रह जाते हैं। इसी वजह से मैंने आपके साथ यहाँ पर थंबनेल डिस्कस किया है। देन उसके बाद आपको पता होगा एक आर्टिकल हमारा रह जा रहा है एडिटोरियल पर। यार वीडियो 1 घंटे का हो चुका है, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो कोई परेशान मत होना। उस आर्टिकल को मैं कल आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जो वो खासकर एक्सीडेंटल डेथ वाला है। ठीक है, एक ही एडिटोरियल है, मैं आपके साथ कल डिस्कस कर दूंगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कल खास बात भी क्या है, कल सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल सिर्फ 2 ही आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो सैटरडे में सिर्फ एक ही पेज पर एडिटोरियल आता है, दूसरे पेज पर एक भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे वैसे भी कल आर्टिकल्स कम आने वाले हैं, तो इस वजह से कल आपके साथ में वाला आर्टिकल डिस्कस कर दूंगा, तो परेशान मत होना बिल्कुल भी। ओके, और सपोर्ट करना थोड़ा सा यार इस चीज़ के अंदर, क्योंकि वीडियो लेंदी हो चुका है। वो फिर यार अगर मैं वो आर्टिकल डिस्कस करना चालू करूँगा वो वीडियो फिर 1 घंटा 18 मिनट 1 घंटा 20 मिनट का पहुँच जाएगा, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में हमने पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था लार्जेस्ट कोरल रीफ दुनिया भर का कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलता है। आपको पता होगा एक लार्जेस्ट कोरल रीफ ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और मतलब बिल्कुल आर्टिकल के लिए परेशान मत होना, क्योंकि आपका आर्टिकल मैं एक भी नहीं छोड़ता हूँ, आज नहीं तो कल हर एक दिन यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाता है। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक आर्टिकल है वो आपका कवर करवा दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि वीडियो लेंदी हो चुका है। अब थंबनेल की जगह मैं वो डिस्कस कर सकता था, बट थंबनेल इसलिए डिस्कस किया क्योंकि फिर मतलब कि फिर लोग ढूंढते रहेंगे कि थंबनेल में कुछ और लगा दिया और पढ़ा कुछ और दिया। ठीक है, इसी वजह से ना इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।